हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आई एम आरती शावली। आइए मधुरिमा के लास्ट सेक्शन को कवर करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर म्यूजिक डांस के कंपोनेंट्स कवर करेंगे। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम म्यूजिक और डांस से जुड़ा हुआ जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो नॉर्मली दूसरी बुक्स या फिर कोर्सेज में या यूट्यूब के वीडियोस में मैंने कवर नहीं की है, वो इसमें जो दी गई है उसे हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट जो लास्ट जो सेक्शन था उसमें पार्ट 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ आर्ट कवर किया था। आई होप आपने वो देख लिया है। उसके बाद हमने थिएटर से जुड़ा हुआ पार्ट कवर किया था, और इस सेक्शन में मोस्टली म्यूजिक और डांस से रिलेटेड हम चीजें डिस्कस करेंगे। तो वो पार्ट्स जो कि बुक बुक का नाम हो या आर्ट रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी जो पेपर में आ सकती है, हम सिर्फ उसी पार्ट को उठाया। जैसे कि यहाँ पर म्यूजिक क्या है उसके बारे में दिया हुआ है। संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर एक्चुअल में एक बुक है जिसमें यहाँ पर म्यूजिक से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दी गई है। म्यूजिक क्या है उससे जुड़ी हुई बात दी गई है। तो हमारे पास म्यूजिक से रिलेटेड काफी किताबें हैं। संगीत रत्नाकर का जिक्र हमने पार्ट 1 में भी किया था, तो उसका जिक्र यहाँ पर भी हमें मिलता है। अब कुछ वर्ड्स हैं जो कि इस बुक में मुझे मिले हैं, जिसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझना जरूरी है। जैसे कि नाद, जैसे हम कहते हैं ना शंखनाद, तो नाद क्या है? नाद इज बेसिकली म्यूजिकल साउंड, उसी को हम यहाँ पर नाद कह रहे हैं। इसके बाद श्रुति शब्द वैसे तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये श्रुति शब्द हमने वेदों के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि वेद जो है उन्हें श्रुति क्यों कहा जाता है, जिन्हें सिर्फ सुना जाए और जिनमें एडिट्स अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में हम श्रुति किसे कह रहे हैं? एक ऐसा साउंड जो क्लियरली सुना जा सके। श्रोता, आप सब श्रोतागण हैं, आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं, तो श्रोता में भी श्रुति, तो श्रुति जिसे ध्यान से बहुत ही क्लियरली सुना जा सके, उस साउंड को हमने यहाँ पर श्रुति कहा है। म्यूजिक का टॉपिक शुरू कर रहे हैं तो स्वर जो है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। देखो, इन जनरल अगर आप देखेंगे तो साउंड या म्यूजिक है क्या? ये एक्चुअल में है तो वाइब्रेशन ही। चाहे आप अभी अगर यहाँ पर वोकल कॉर्ड पे अपनी फिंगर्स रखोगे और आप बोलोगे तो आपको ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हुए दिखेगा, महसूस होगा। इसी तरह से जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को प्लग करके आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। आप यहाँ पर जैसे फ्लूट है उसमें फूंक मार के आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। तो साउंड एक वाइब्रेशन है, म्यूजिक वाइब्रेशन है। लेकिन म्यूजिक जो वाइब्रेशन है बट सुनने में बहुत मेलोडियस है, तो हम उसको म्यूजिक की कैटेगरी में रखते हैं, राइट? तो मतलब साउंड जो हो सकता है वो अगर वाइब्रेशन है तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का हो सकता है, अलग अलग वेवलेंथ का हो सकता है, राइट? तो ऐसे करके हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो भी यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करती है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का है। तो स्वर क्या है? स्वर ऐसे वाइब्रेशंस हैं, स्वर ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वाइब्रेशंस हैं जिनको वोकल कॉर्ड क्रिएट कर सकता है, जिन्हें इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट किया जा सकता है, और जिनके बीच में क्या अंतर है उसे हमारे कान डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 7 नोट्स की मैं बात करूं, 7 स्वरों की बात करूं, तो 7 स्वर वोकल कॉर्ड से भी क्रिएट हो सकते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और वो इंस्ट्रूमेंट से भी क्रिएट हो सकते हैं। और सा और रे ये दो अलग स्वर हैं, अलग नोट हैं, अलग वाइब्रेशंस हैं। इन्हें हमारा कान डिटेक्ट भी कर सकता है कि हाँ ये डिफरेंट हैं, ये सेपरेट हैं, ये अलग हैं, ये सेम नहीं है। तो ऐसे वाइब्रेशंस हमने उठाए और ये लगभग 7 वाइब्रेशंस हमें यहाँ पर मिले। सरगम भी बोल देते हैं हम, 7 नोट्स स्वर। तो ये क्या है? सा रे गा मा पा धा नी, ये क्या है? ये अचल स्वर है, प्राकृतिक स्वर हैं, मतलब दे आर इनवेरिएंट नोट्स।
इनके फर्थर वेरिएशंस नहीं हो सकते, लेकिन जो स और प जो है उनके और वेरिएंट्स नहीं हो सकते। लेकिन रे, ग, म, ध, नी, ये 5 नोट ऐसे हैं जिनके आप वेरिएंट निकाल सकते हो, जिनके और भी प्रकार हो सकते हैं, लो पिच, हाई पिच के प्रकार हो सकते हैं। तो इस वजह से इन्हें हम चल स्वर या विकृत स्वर कहते हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूं, इसमें आपका स है और इसमें आपका प है। स और प ये इनवेरिएंट नोट्स हैं, लेकिन रे, ग, म, ध इनका क्या है? इनको आप लोअर और हायर वेरिएंट में भी देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो रे जो है उसका एक माइक्रो नोट यहाँ पे है, ग का माइक्रो नोट यहाँ पर है, इसी तरह से म, ध और नी। तो ऐसे करके ये 7 स्वर हो गए, आपके मेन स्वर हो गए, और ये जो 5 आप देख रहे हो ये यहाँ पर लोअर नोट्स हैं। इन पूरे के पूरे सेट को जब हम यहाँ देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ये ऑक्टेव है। ये एक तरह से ऑक्टेव है आपका, जिसमें 2 प्राकृत स्वर, अचल स्वर उठा रखे हैं हमने, और 5 यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? रे, ग, म, ध जो है उनके जो वेरिएंट नोट्स हैं वो भी हमने यहाँ पर यूज कर लिए। तो ऐसे करके ये पूरा ऑक्टेव बनता है। इसको आप सप्तक या स्थाई बोल सकते हैं। एन ऑक्टेव 8 क्यों बोल रहे हैं? इसमें टोटल अगर देखोगे तो ये तो 7 और 5 ये तो 13 बन रहे हैं, सॉरी 7 और 5 ये तो 12 बन रहे हैं, और वैसे अगर सिर्फ सरगम उठाओगे तो ये 7 है। तो 8 क्यों बोल रहे हो? ऑक्टेव वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि हर 8वां जो की होगा आपका वो यहाँ पर पहले वाले ही की को रिपीट करता है, लेकिन थोड़ा सा पिच ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से ये सप्तक या ऑक्टेव कहलाते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कभी भी इंडियन म्यूजिक सीखा नहीं है, तो मैं बहुत ही एकेडमिक सेंस में, बहुत ही बेसिक सेंस में इन वर्ड्स के मीनिंग आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितना जीएस जनरल स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। तो अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए मैं बहुत माफी चाहूंगी। जितना मैंने इन शब्दों को ठीक ठाक तरह से, बहुत अच्छे से नहीं बट ठीक ठाक तरह से समझा है, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। आप अगर इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसमें कुछ और चीजें ऐड जरूर करें, ठीक है? और आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंसाइज एनसीईआरटी समरी फॉर यूपीएससी एग्जाम, ये फ्री बुकलेट जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं उस क्यूआर कोड को स्कैन करके। इसके अलावा आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इस ऑफर के अंडर ले सकते हैं। यू कैन यूज रेफरल कोड ARTI1702 एंड दीज आर सम बैचेस जो कि 27 और 28 को टारगेट करेंगे। दे आर लाइव, मतलब 27 ऑफ जून से ये शुरू हो गए हैं। इन्हें ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हिंदी में भी बैचेस अवेलेबल हैं एंड मेंस प्रोग्राम आप यहाँ पे जीएस पेपर वाइज सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, इवन एसए ऑल्सो। अदरवाइज आप पूरा का पूरा ही क्वालिटी एनहेंसमेंट प्रोग्राम मेंस का सब्सक्राइब कर सकते हैं इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर। अब यहाँ पर स्वर है, तो ये जो सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये तो एब्रिवेशन है सा, लेकिन ये पूरा क्या है? ये शदज है, ये ऋषभ है, गांधर है, मध्यम है, पंचम है, धैवत है और निषाद है। तो ये सारेगामा पधनी जो है ये तो हम शॉर्ट में बोलते हैं। इनके जो कंप्लीट वर्ड्स आप देखोगे वो कुछ ऐसे हैं। और जैसे हमने कहा था स और प जो है इसके वेरिएंट नहीं होते, लेकिन बाकी के जो स्वर आप देख रहे हो उसके लोअर वेरिएंट भी होता है और हायर वेरिएंट भी होता है। उन्हें इन नामों से जाना जाता है, जैसे कि ऋषभ, रे, इसका लोअर वेरिएंट जो है वो कोमल है और जो हायर वेरिएंट है वो शुद्ध है। हायर लोअर पॉसिबली पिच के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है। हमारा जो इंडिया है उसमें एक्चुअल में क्लासिक लेवल पे अगर देखा जाए तो 2 तरह का म्यूजिक, क्लासिक लेवल पर मतलब जिनसे जुड़ा हुआ बहुत सारा टेक्स्ट भी हमारे पास मौजूद है। 2 तरह का म्यूजिक डेवलप हुआ। एक यहाँ जिसको आप
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कह सकते हो, और दूसरा इस रीजन में, ये जो रीजन है हमारे साउथ का, इसको हम कार्नेटिक रीजन कहते हैं, और यहाँ पे जो म्यूजिक डेवलप हुआ क्लासिकल म्यूजिक, वो कार्नेटिक म्यूजिक कहलाया। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो सिंगिंग है वो सेक्युलर भी होती है, वो राजाओं के प्रेज में भी होती है, और वो डिवोशनल भी होती है। लेकिन कार्नेटिक म्यूजिक जो है वो डिवोशनल ही है, आपको वो डिवोशनल ही मिलेगा। वो यहाँ पर भक्ति के संदर्भ में ही आप देखेंगे। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक दोनों में सातों स्वर जो है उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन रे ग म ध नी, इनके जो लोअर हायर पिच के वेरिएंट्स हैं उनके नाम थोड़े से डिफरेंट है। जैसे यहाँ कोमल है, यहाँ शुद्ध है, तो यहाँ पर लोअर को शुद्ध और हायर को चतुश्रुति कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जो टेबल है इसे आप थोड़ा सा रेफर करें। अब स्वरों की तो बात हो गई, ये सारे स्वर अलग अलग लेके चलिए आप, सा रे ग म प ध नी। लेकिन अगर आप इन्हें इंडिविजुअली सुनेंगे तो ये रंज नहीं बनाते हैं, अ, ये हमें कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आपको इन स्वरों को जोड़ना होगा, और जोड़कर यहाँ पर इस तरह से इन्हें सीक्वेंस में, इस तरह से इन्हें असेंबल करना होगा, जो भी सरगम है, स्वर हैं आपके, कि ये सुनने में मेलोडियस लगे, रंज महसूस हो, खुशी महसूस हो। तो जब आप स्वरों को एक ऐसे सीक्वेंस में सेट करते हो कि उन्हें सुनने में हमें रंज महसूस हो, उसी सीक्वेंस, उसी स्वरों के असेंबल सेट को हम राग बोलते हैं। मतलब हमने मेलोडिक फ्रेमवर्क दे दिया है स्वरों को। जैसे मैंने सा उठाया, सा, सामानी, ध, तो सा, ये सब क्या है, ये इंडिविजुअल स्वर हैं, इनको उठाकर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक राग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्वरों को कंबाइन करके यहाँ पे राग बनाए जाते हैं, लेकिन राग बनाने के भी रूल्स होते हैं, ऐसे ही रैंडम नहीं होता है। राग जो है, हर राग जो है उसमें किस तरह के स्वर, कौन से स्वर यूज होंगे और किस सीक्वेंस में होंगे, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। इसीलिए ये जो स्वर है, राग है, ये सब इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट है, क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक का मतलब रूल्स, देयर आर सेट ऑफ रूल्स जिसके दायरे में रहकर इन्हें यहाँ पर कवर किया जाता है। अब ये जो राग होते हैं, ये आरोह भी होते हैं और ये अवरोह भी होते हैं। आरोह मतलब जो आपके सा, रे, ग, म, प, ध, नी, अगर इसी सीक्वेंस में आप स्वर उठाओ, जैसे मैंने रे उठा लिया, रे म प ध, ऐसे करके मैं यहाँ पर एक राग बना रही हूँ, तो ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। आपका जो राग आप बना रहे हो उसमें जो स्वरों को आपने उठा के असेंबल किया है, ये स्वर आपने असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में ही उठाए हैं। पहले रे उठाया है, फिर म, फिर प, तो ये जो राग बनेगा ये आरोह बनेगा। लेकिन अगर हम रिवर्स चलें, मेरा ऐसा राग मैं अगर बनाऊं जिसमें मैं प, ग, सा ऐसे कुछ उठाऊं जो रिवर्स ऑर्डर में है, तो वो अवरोह कहलाता है। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो होता है, नॉर्मली जो इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक है, वो आरोह और अवरोह इस रूप में हो सकता है। दूसरा तरीका राग को क्लासिफाई करने का है स्वरों के नंबर से, कितने स्वर आपने यहाँ पर उठाए हैं। तो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सातों स्वर उठाए हैं, सातों स्वरों को इस्तेमाल करके मैंने अगर राग बनाया है, तो उसको संपूर्ण राग कहते हैं। संपूर्ण मतलब कंप्लीट, संपूर्ण राग कहेंगे। तो राग का क्लासिफिकेशन इस बेस पे भी है कि आपने किस सीक्वेंस में स्वर उठा के राग बनाए हैं और कितने स्वर आपने उठाए हैं एक राग बनाने के लिए, उस आधार पर भी राग को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो संपूर्ण राग मतलब सातों, सारे ही स्वर आपने यूज कर लिए उस राग में। ठीक है, ऐसे। इसके अलावा 5 राग भी उठा सकते हो आप।
सॉरी 5 स्वर भी उठा सकते हो, 6 स्वरों का भी एक राग आप बना सकते हो, ऐसे नंबर के बेस पे भी होता है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा, आज के सेशन में आपको एक प्रॉपर स्टोरी लाइन महसूस नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ मोटे-मोटे तौर पर जो महत्वपूर्ण थोड़ी बहुत डेटा बुक में से मिला है व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्ज़ाम, वही उठाया है। अब जैसे मैंने कहा कि स्वर हो, राग हो, उनको आपको गाना भी तो है, तो आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर ताल भी चाहिए। ताल, ताल क्या है? ताल इज़ रिदम। जब आप कोई डांस सीखते हो, तो बीट्स पे सीखते हो। इसी तरह से सिंगिंग भी बीट्स पर होती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 3 के बीट पे यहाँ पर हम स्टेप सीखते हैं। ऐसे ही आपने राग तो बना लिया, लेकिन उसका रिदम होना चाहिए, उस बीट होनी चाहिए। बीट पर आपको उसको गाना होगा। तो इस तरह से ताल यहाँ पर रिदम को कहते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में आपकी बुक के अंदर मुझे कुछ ताल पता चली, जैसे कि 3 ताल, ऐसे ही छपताल होती है जिसमें 10 बीट्स होती हैं। इसी तरह से खेरवा भी एक तरह की ताल है जिसमें 8 बीट्स होती हैं। 8 बीट्स कैसे होंगी? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बीट, बीट पर। आपने कभी महसूस किया है कि अ, सेम डांस की कोरियोग्राफी अलग-अलग गानों के ऊपर फिट बैठ जाती है? वो कुछ मीम चलते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, इंस्टा पर। वो इसलिए ही होता है क्योंकि वो जो डांस है वो जिन बीट्स के ऊपर सीखा है, जिन बीट्स पे कोरियोग्राफ किया गया है, उसी सेम बीट का म्यूजिक है और उसी सेम बीट का कोई और म्यूजिक या सॉन्ग हो सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ फिट बैठ जाती है। कार्नेटिक म्यूजिक में भी आपकी बुक में कुछ ताल बताए गए हैं, जैसे आदि ताल या रूपक ताल। तो आपको बस ये ध्यान रहे कि 3 ताल या छप ताल या खेरवा, आदि ताल, रूपक ताल क्या हैं? ये ताल के प्रकार हैं, ये रिदम है। अब म्यूजिक की बात है तो वोकल कॉर्ड तो ठीक है, लेकिन इसके साथ-साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जिनकी सहायता से वो म्यूजिक डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है तंतु वाद्य। तंतु वाद्य ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को कहा जाता है जिनमें स्ट्रिंग होती है और स्ट्रिंग को प्लग करके आप यहाँ पर म्यूजिक क्रिएट कर रहे हो। तो इसमें वीणा भी आते हैं, तानपुरा है, सारंगी है, ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हार्प। ये आप हार्प देखोगे, स्ट्रिंग जो है उनको यहाँ पे प्लग करते हुए आप साउंड क्रिएट कर रहे हो। इसी तरह से वीणा के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे कि एक तंत्री वीणा, सतंत्री वीणा, चित्र वीणा, विपांची वीणा। वीणा जो है वो तंतु वाद्य में ही आते हैं। इसके अलावा सात तंत्री वीणा भी आप देखेंगे। ऐसे ही कुछ और फोक इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि रावण हस्त वीणा। राजस्थान में फोक म्यूजिक में आपको इसका इस्तेमाल होता दिखेगा, ये भी तंतु वाद्य का ही एक प्रकार है। इसी तरह से बानम भी एक ऐसा ही तंतु वाद्य है, बहुत ही सिंगल एक स्ट्रिंग होती है जिसको यहाँ पे प्लग करके पूरा म्यूजिक बजाया जाता है। कमाइचा, कमाइचा ब्रदर्स आपने सुने होंगे। स्टिक की मदद से इसमें जो स्ट्रिंग है उसको प्लग किया जा रहा है, उसको वाइब्रेट किया जा रहा है। अगले जो वाद्य हैं वो शुशिर वाद्य हैं। शुशिर वाद्य जिसमें आप फूक मार के साउंड क्रिएट करते हो, जैसे कि बांसुरी है, शंख है या फिर शहनाई है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक काफी ग्रेट, आपने इनके बारे में सुना होगा। अगले जो टाइप के वाद्य हैं वो है अवनाद वाद्य या चरमज। इसमें नॉर्मली क्या होगा, इसमें हमने बहुत ही स्ट्रेच करके एनिमल स्किन जो होती है, मेम्ब्रेन जो होता है, उसको बहुत ही स्ट्रेच करके यहाँ पर ऐसे स्ट्रेच करके बांध रखा है। दोनों तरफ भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है। और फिर वो जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, स्ट्रेच स्किन है, उसके ऊपर हम स्टिक से बीट कर रहे हैं या फिर हाथ से मार रहे हैं तो आवाज क्रिएट हो रही है। अवनाद वाद्य,
इसमें मृदंगम, जो कि कार्नेटिक म्यूजिक में साउथ इंडिया में बहुत यूज होता है, खंजीरा, ढोल भी आते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि भूमि धुंधुभी, इसका जिक्र तो वेदों में भी मिलता है। मतलब जोर जोर से बड़ा सा ड्रम है, उसको जोर जोर से बजा के वॉर, युद्ध पर हम जा रहे हैं, उसको उसके बारे में हम यहाँ पे लोगों को बता रहे हैं। फिर ओर्धवाक, जो आपके ये है ना, आपके जो अवनाद वाद्य हैं, उसकी भी कुछ प्रकार होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। उसका पहला टाइप है ओर्धवाक, दूसरा टाइप है अंक्य, तीसरा टाइप है आलिंग्य। अभी इनमें फर्क क्या है देखो। अर्धवाक ऐसे अवनाद वाद्य होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही तरफ, ऊपर की ही तरफ आपको वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दिखेगा, तो आप उसको कैसे बजाओगे, ऐसे, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे अंक्य को देखोगे तो दोनों साइड यहाँ पर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, ढोलक में जैसे होता है, तो आप इस तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं दोनों तरफ से। उसी तरफ आलिंग्य जो है वो ऐसा अवनाद वाद्य है जिसके एक तरफ मेम्ब्रेन होगा, लेकिन आप उस इंस्ट्रूमेंट को अपने बॉडी से टच करके ऐसे सहारा देके फिर एक हाथ से बजाओगे। जैसे कि डफली, ये गाना सुना होगा, डफली वाले डफली बजा, तो डफली जो है वो आलिंग्य का एक एग्जाम्पल है। और फिर आता है डमरू। डमरू भी एक प्रकार है जिसमें क्या है, दोनों तरफ आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, मेम्ब्रेन स्ट्रेच्ड है, लेकिन इसमें आप हाथ से नहीं बजा रहे उसको, बल्कि यहाँ पर हमने एक धागा जो है वो बांध दिया है। यहाँ पर ये नॉट है, यहाँ पर ये नॉट है, और जब आप इसको ऐसे बजाते हो तो ये नॉट जाके इस मेम्ब्रेन पे हिट करती है, ये नॉट जाके इस मेम्ब्रेन पर हिट करती है और आवाज आती है। तो डमरू भी अवनाद वाद्य में ही आता है। फिर आते हैं घन वाद्य। घन वाद्य में ना हम फूंक मार रहे हैं, ना स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर किसी मेम्ब्रेन को स्ट्रक कर रहे हैं ताकि वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट करे और आवाज क्रिएट करे, बल्कि वो ऑब्जेक्ट ही अपने आप में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मटका, इसको आप यहाँ पे स्ट्रक कर रहे हो, आवाज आ रही है, घटम। मोरसिंग या चिमटा, जो कि भजन वगैरह में आप बजाते देखते हैं, या चिम्बल्स आपने सुने होंगे, ठीक है, वो भी सब यहाँ पे घन वाद्य में ही आते हैं। तो घन वाद्य इस प्रकार के होते हैं। दीज आर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इनका जो जिक्र है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, तंतु वाद्य या तंत वाद्य, विंड, शुशिर वाद्य, परकशन इंस्ट्रूमेंट, अवनाद वाद्य, और सॉलिड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है घन वाद्य। सीवी रमन एक इंडियन फिजिस्ट हैं, वो नोबेल प्राइज भी उन्हें मिला है। उन्होंने यहाँ पे साउंड्स को स्टडी किया था। उन्होंने मृदंगम और तबला जो है उसकी जो साउंड्स हैं उनको स्टडी किया, और उन्होंने क्या पाया, ये जो मृदंगम होता है ऐसे करके, इसमें आपने देखा होगा बीच में यहाँ पर ऐसे ब्लैक कलर की इंक होती है, पीछे हमने पिक्चर में भी देखा। तो ये जो इंक होती है ना, ये कितनी कितनी दूर तक फैली हुई है या कितनी कम फैली हुई है, उसके आधार पर भी साउंड कैसा क्रिएट होगा वो निर्भर करता है। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया था कि मेम्ब्रेन्स ऑफ द मृदंगम आर प्रिपेयर्ड, causes them to vibrate in complex pattern because of करनई या स्याही, स्याही जो इंक उस पे लगी है, which is a black patch at the center made of iron या मैग्नीज पाउडर, starch and water। तो वो आपने कितनी लगा रखी है, कैसे लगा रखी है, उसके आधार पर भी यहाँ पे साउंड जो है उसमें वेरिएशंस आपको दिखते हैं, ऐसा उन्होंने पता किया था। हम संगीत रत्नाकर के बारे में बात कर ही चुके हैं। नाट्य शास्त्र में भी म्यूजिक जो है उसका जिक्र किया गया है। ध्वनि के बारे में बात की गई है, नाद के बारे में बात की गई है, श्रुति के बारे में बात की गई है। आप है ना एक ये जरूर लिखना, शोभिलु सप्त स्वर। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ, ये पूरा मैटर नहीं करता, बट ये जो है ये मैटर करेगा। आपको ये पता करना है कि ये किसी बुक का नाम है
और अगर ये किसी बुक का नाम है तो इसके ऑथर कौन है? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अब वही बात है, छोटे छोटे वर्ड्स यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की है। एक कुमार गांधर का जिक्र आपकी बुक में मिला, जो कि एक म्यूजिशियन थे, और वो यहाँ पर बड़े ही बहुत छोटी उम्र में, 13 साल की उम्र में महज, बहुत से बड़े बड़े कलाकारों की एग्जैक्ट आवाज अपने वोकल कॉर्ड से, अपने मुंह से निकाल लिया करते थे। देखो, उस चीज को करने के लिए ना वोकल कॉर्ड को ट्रेन करना पड़ता है। जब आप अपनी नेचुरल वॉइस से हटके जा रहे हो तो यहाँ पे अब्दुल करीम खान, फयाज़ खान जैसी एग्ज़ैक्ट आवाज़ वो निकाल लेते थे। लेकिन उसी वजह से वो यहाँ पर बीमार भी पड़े और उनकी मृत्यु भी हो गई। तो कुमार गांधर जो है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं। कोई भी डिवोशनल सॉन्ग जो होता है, उसमें एक तो होता है कोरस, जिसको पल्लवी या स्थाई बोलते हैं, और उसके बाद होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा वर्सेस, जिनको चरण या अंतरा बोलते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट रिमेंबर कि पल्लवी, स्थाई, चरण या अंतरा ये इंडियन म्यूजिक से जुड़े हुए शब्द हैं। जहाँ पल्लवी और स्थाई कोरस है, वही कोरस के बाद जो यहाँ पे वर्सेस आते हैं, प्रॉपर लाइन, 4-4 लाइन, 2-2 लाइन के, उनको अंतरा या चरण कहा जा रहा है। एज़ आई टोल्ड यू, हम सिर्फ वर्ड्स इकट्ठे कर रहे हैं। इन म्यूजिक अपने आप में बहुत ही रिच रिच आर्ट है, और उसको सिर्फ इन स्लाइड से समझा नहीं जा सकता। हम सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए पेपर में ये कंटेंट थोड़ा यूज हो जाए, उसलिए ही इस्तेमाल कर। अब हमारा इंडिया का म्यूजिक जो है वो आपको कई प्रकार का देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारे पास क्लासिकल म्यूजिक है, जिसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक आता है। म्यूजिक को क्लासिकल आप तब कहोगे जब उससे जुड़े हुए कुछ रूल्स होंगे, कुछ यहाँ पे क्लियर रूल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। कुछ किताबें ऐसी होंगी, जैसे संगीत रत्नाकर है, नाट्य शास्त्र है, जिनमें क्लियरली रूल्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है? जिनमें राग के बारे में बात है, ताल है, ये सब चीजें, मतलब प्रॉपर रूल्स के दायरे में रहते हुए जब आप म्यूजिक को सीख और परफॉर्म कर रहे हो, वो क्लासिकल म्यूजिक है हमारा। लेकिन फिर फोक म्यूजिक भी है। फोक म्यूजिक में रूल्स नहीं है। फोक म्यूजिक में आ, खुशी है, उसको रूल्स के दायरे में रह के करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपको रीजनल लाइफ, लैंग्वेज, कस्टम्स जो हैं उसके बारे में पता चलेगा। नाच गाना, तीज त्योहार, उन सब से जुड़ा हुआ जो म्यूजिक है, वो यहाँ पर फोक, इंडिजीनियस या रीजनल म्यूजिक है। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो, मूवीज में भी आपको कंटेम्प्रेरी स्टाइल का म्यूजिक देखने को मिलेगा, जिसमें आज के समय के थीम, जैसे जैसे आप रैप सुनते हैं, तो वो क्लासिकल या फोक में नहीं आता है। दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट पॉपुलर टुडे। फिल्म्स वगैरह में, मूवीज वगैरह में भी आप उसको देख लेते हैं। इंडियन म्यूजिक जो है, उसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। म्यूजिक, कविताएं, अखबार, ये ऐसा तरीका रहे जिसके वजह से लोगों के अंदर पेट्रियटिज्म की भावना जो है वो और उजागर हुई भारत की आजादी के समय। तो ऐसा ही एक सॉन्ग हमें वंदे मातरम भी सुनने को मिलता है, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया था। और ये आप सुनेंगे स्वदेशी मूवमेंट के दौरान भी। इसको लगभग यहाँ पे 2025 की अगर हम बात करें तो हमने 150th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की है। ये न्यूज़ में भी था, काफ़ी चर्चा पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर हुई थी। तो दिस इज़ वंदे मातरम, दिस वाज़ ऑल्सो देयर आपकी किताब में। म्यूज़िक के बारे में बात हो और कुछ पॉपुलर नाम हमें मिडाइवल पीरियड से ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको मिलते हैं तानसेन, मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन मुगल सल्तनत के राजा अकबर के दरबार में हुआ करते थे, और वो बहुत बेहतरीन म्यूजिशियन थे। ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें दूसरे म्यूजिशियंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो दूसरे म्यूजिशियंस ने मियाँ तानसेन को यहाँ पे चैलेंज दिया कि तुम दीपक राग गाओ। अब आपको ये समझना होगा कि राग जो होते हैं, उनको
कंपोज करने के लिए भी रूल्स होते हैं। राग जो है उनको पूरे दिन के एक पर्टिकुलर समय में ही गाया जा सकता है, क्योंकि राग जो होते हैं वो रस पैदा करते हैं। राग क्या है? वाइब्रेशन ही है ना, थोड़े मेलोडियस फॉर्म में है लेकिन वाइब्रेशन है। अब वो जो राग हैं वो आपके चारों तरफ वातावरण को भी वैसा ही बना देते हैं। जैसे आप कोई अच्छा ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है। आप सैड सॉन्ग सुनते हैं तो आप सैड फील करने लगते हैं, एवरीथिंग अराउंड यू फील सैड। तो इसी तरह से राग जो होते हैं उनमें भी रंज है, उनमें भी रस है। एक पर्टिकुलर प्रकार का राग एक पर्टिकुलर प्रकार का इमोशन क्रिएट करता है। एक पर्टिकुलर प्रकार का राग एक पर्टिकुलर टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है आपके चारों तरफ। तो इसलिए एक राग जो होता है उसको गाने का एक टाइमिंग भी होता है और मौसम भी होता है। तो दीपक राग ऐसा राग है जो कि गाने वाले के शरीर में भी गर्माहट पैदा करेगा और वातावरण में भी। उसे अगर आप भरी दोपहरी में गर्मियों के समय में गाएंगे तो वो गलत है। इसीलिए उसे दोपहर में गर्मियों के समय में नहीं गाया जाता। तो दीपक राग जो है वो मियां तानसेन को चैलेंज के रूप में दिया गया कि आपको ये गाना है। कहते हैं कि दीपक राग का पीक तब पहुंचता है, एक गायक इस राग के पीक में तब पहुंचता है जब दिए तक खुद जल उठते हैं, जल उठे, इतनी गर्मी वातावरण में पैदा हो जाए। लेकिन उस पीक तक पहुंचते पहुंचते जो सिंगर है उसका शरीर भी तो जल भुन जाएगा। तो या शायद यही यहाँ पे प्लानिंग थी मियां तानसेन को मारने की। पर कहते हैं कि मियां तानसेन जब तक दीपक राग के पीक तक पहुंचे, उसी के साथ उनकी जो बेटी थी उन्होंने अपने घर में बैठ के मेघ राग गाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वर्षा हुई और मियां तानसेन बच सके। तो राग म्यूजिक जो है वो ये चीजें भी कर लेता है। फिर आपके इसमें बुक में चटनी म्यूजिक का भी जिक्र है। चटनी, चटनी मतलब क्या? क्या है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो बिहार, यूपी वाले इलाकों से क्या हुए, माइग्रेट हुए और वो कैरेबियन आइलैंड्स पहुंचे। कैरेबियन आइलैंडर्स, आप यहाँ पे चले जाइए, अमेरिका की साइड चले जाइए। यहाँ पे आपका ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहाँ पर आपको कैरेबियन आइलैंड्स दिखेंगे। तो यहाँ पे पहुंच गए वो। अब वहां पे जब वो पहुंचे 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, तो हुआ क्या? जो बिहार यूपी का भोजपुरी फोक म्यूजिक है या भजन वगैरह है या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ढोलक वगैरह, वो वहां के फोक म्यूजिक से मिक्स हो गए। और ये जो मिक्सचर यहाँ पे पैदा हुआ, ये जो फ्यूजन यहाँ पर पैदा हुआ, इसी को चटनी म्यूजिक कहा गया। ठीक है, चटनी वैसे भी इंडिया को एक तरह से रिफ्लेक्ट करती है। इसी तरह सिद्धि धमाल म्यूजिक, ये एक ऐसा म्यूजिक है जो अफ्रीकन ट्रेडिशन को गुजराती फोक म्यूजिक से कनेक्ट करता है। मतलब एक तरह का मिश्रण आपको देखने को मिलता। ऐसे ही रावण हत्थ, ये एक्चुअल में एक तरह का स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके राजस्थान में यूज होता है। जस्ट रिमेम्बर दिस वर्ड एटलीस्ट, ये इंस्ट्रूमेंट है, पेपर के लिए उतना ही काफी रहेगा। फिर कुछ और आपके तंतु वाद्य जो हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया में और कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं, वो यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, तो इसे भी कर सकते हो आप। जैसे कि क्युआट्रो या बैंजो, औद, शमिसन, और इंडिया में तो बहुत सारे हैं ही, सरोड एंड ऑल। फिर फ्लूट भी कई प्रकार के हैं, बांसुरी कई प्रकार के, जैसे इंडिया में तो आपको बांसुरी मिलेगी, लेकिन अगर आप दूसरे देशों में जाएंगे तो आप यहाँ जापान रीजन में शाकुहाची देखेंगे। इट इज काइंड ऑफ फ्लूट ओनली। उसके बाद रिकॉर्डर, ये यूरोप में आप देखते हो। इसी तरह से ओकारिना सेंट्रल अमेरिका में, तो थोड़े से इटली के कुछ इलाकों में भी। तो ये म्यूजिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातचीत, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो हमें मधुरिमा से मिली वो हमने इकट्ठी की है। फिर आता है डांस, नाट्य शास्त्र, इसका हम जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि मैंने फिर से आपको बताया, मैंने यूपीएससी अनस्टॉपेबल के चैनल पर इंडियन क्लासिकल डांस का पूरा डिटेल वीडियोस बनाए हैं, सभी पार्ट्स। वो अभी भी अगर आप प्लेलिस्ट चेक करोगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल की तो आपको वहां पे वो मिल जाएगी।
इंडियन डांस फॉर्म्स की। बट उसके बाहर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मुझे इस बुक में मिली है, तो वो मैंने बस इकट्ठी की है आपके लिए, ठीक है? तो इस बात का आप ख़्याल रखिएगा कि हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे पूरा इंडियन डांस एज़ अ टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं। वो मैं वो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ बहुत डिटेल में। हम यहाँ पर बस उन नोट्स के अंदर इसको और ऐड कर लेंगे। कुछ नया अगर मुझे यहाँ मिला है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे कि सौष्ठ सौष्ठव पोज़, एक बहुत ही सिंपल ऐसे करके पोज़ होता है, सिमेट्रिकल होता है वो, पूरी बॉडी जो है वो सिमेट्री में होती है। तो ये जो पोज़ है, ये कौन से डांस फॉर्म का है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये दिया हुआ था आपकी बुक के अंदर। फिर गंभीर सिंह मुरा, पद्मश्री अवॉर्डी हैं वो। ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये आपको छाऊ डांस परफ़ॉर्म करते हुए दिखेंगे। छाऊ डांस जो है ये यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। छाऊ डांस के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मयूरभंज, सिरकेलिया और पुरुलिया। तो पुरुलिया छाऊ डांस जो होता है उसके अंदर मास्क पहना जाता है। छाऊ डांस एक तरह का मार्शल आर्ट भी है और ये आपको झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे जगहों पे देखने को मिलेगा। तो गंभीर सिंह मुर्रा का नाम आप याद रखिएगा। ये पर्सनैलिटी हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाज़ा गया इस आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए, इस आर्ट को टीच करने के लिए, इसे परफ़ॉर्म करने के लिए। ऐसे ही आपको गौरी अम्मा भी मिलेंगी, जो कि मोहिनीअट्टम डांस से जुड़ाव रखती हैं। फिर कुछ फ़ोक डांस हैं, कुछ आर्टिस्ट हैं, उनका नाम जो मुझे मिला वो मैंने यहाँ इकट्ठा किया है, जैसे कोली डांस। कोली इज़ अ कम्युनिटी, कोली कम्युनिटी जो आप महाराष्ट्र में देखेंगे जो मछुआरे होते हैं, तो वो कोली डांस परफ़ॉर्म करते हैं और ये एक फ़ोक डांस है महाराष्ट्र का। इसी तरह से जवारा नृत्य ऑफ एमपी, इसमें महिलाएँ क्या कर रही हैं? इसमें महिलाएँ सर के ऊपर पॉट रख रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, उसके अंदर बाजरा वगैरह रख रही हैं और डांस कर रही हैं, तो ये भी एक फ़ोक डांस है। पुलिकाली, पुली, पुली एक्चुअल में वर्ड टाइगर के लिए होता है। तो इस डांस में जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपने पूरे शरीर को पेंट करते हैं, टाइगर अपने पूरे बॉडी को पेंट करते हैं और टाइगर की तरह दिखाते हैं अपने शरीर को। तो ये एक तरह का टाइगर डांस है जो आप केरला में देखोगे, जिसमें बॉडी पेंटिंग होती है, टाइगर के मास्क यूज़ किए जाते हैं और डांस होता है। इसमें भी एक नाम हमें मिला है, चथुनी असन का। ये पायनियर माने जाते हैं इस डांस के, जिन्होंने ज़िंदा भी रखा और इसको बढ़ाया भी। ये आप केरला से देखोगे। ऐसे ही बहुत से क्रिएटिव मास्क वगैरह जो है उनका इस्तेमाल एक अस्ताद देबू नाम के पद्मश्री अवॉर्डी आर्टिस्ट ने भी अपने कंटेम्प्रेरी डांस में किया है। कंटेम्प्रेरी मतलब आज के समय के ट्रेंडिंग स्टाइल्स जो हैं, उनमें एक अस्ताद देबू का नाम आता है, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला और वो भी अपने डांस में मास्क वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। फ्लोई कॉस्ट्यूम्स जो हैं, उनका इस्तेमाल बहुत करते हैं। तो ये नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर रंजना जावेरी का नाम याद रखें, मणिपुरी परफॉर्मर हैं, मणिपुरी क्लासिकल डांस को परफॉर्म करती हैं। सरोजा वैद्यनाथ, पद्म भूषण से उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है, वो भरतनाट्यम परफॉर्मर रही हैं। सत्रिया, सत्रिया जिसका जन्म असम में हुआ, इट इज़ ए क्लासिकल डांस फॉर्म। जतिन गोस्वामी का नाम भी आपकी बुक में दिया गया है, इन्हें भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। फिर कनक रेले इज वन ऑफ द मोहिनीअट्टम प्रोपोनेंट्स डांसर। ओडिसी प्रोपोनेंट केलुचरण मोहपात्रा, इन्होंने ओडिसी क्लासिकल डांस फॉर्म को वर्ल्ड वाइड लेवल पे पॉपुलर किया। विपिन सिंह, ये आपको मणिपुरी डांस करते हुए दिखेंगे। और इसी तरह से कुमारी कमला या कमला लक्ष्मण, भरतनाट्यम परफॉर्मर रही हैं वो, लेकिन उन्होंने बहुत बचपन से ही मूवीज में भी, साउथ इंडियन मूवीज में भी बहुत काम किया है एंड इन्हें भी यहाँ पर अवार्ड दिया गया। रिसेंट 2000 आई थिंक नहीं 2025 में ही इनकी मृत्यु हुई है, पिछले वर्ष ही, इसलिए इनको किताब में भी जगह मिली और न्यूज़ में भी आप इनका नाम सुनेंगे। देयर आर सम अदर फोक डांस, जैसे कि बधई का जिक्र किया गया है आपकी बुक में, एमपी में सोहर गाते हैं,
बिहार में जब बच्चा जन्म लेता है, खोड़िया हरियाणा में, चोलिया नृत्य कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में आप देखोगे, नाट संकीर्तन ये यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल है। जो मणिपुर के लॉर्ड विष्णु के भक्त हैं, वो यहाँ पर साथ में भजन करते हैं, उसी को नाट संकीर्तन कहा गया है। या फिर नाटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, झूमर जो आप बिहार में देखेंगे, बारदो छांग जिसमें बड़े बड़े मास्क का भी इस्तेमाल होता है, अरुणाचल प्रदेश, होजागिरी फ्रॉम त्रिपुरा, तरंगमेल गोवा से, उमत्तत फ्रॉम कर्नाटका। इवन रानी मचैया, इनको रिसेंटली पद्मश्री भी मिला इस उमत्तत, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इस डांस को जिंदा रखने के लिए, सिखाने के लिए, पॉपुलर करने के लिए। ये डांस कोडावा कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मैं आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, यू कैन ऐड दिस इन्फो अपने डांस में। अब डांस की बात हो ही रही है, तो डांस अगर आपको करना है तो उसको कोरियोग्राफ भी तो करना पड़ता है ना, उसकी कोरियोग्राफी भी करनी पड़ती है। तो डांस की कोरियोग्राफी के लिए जो वर्ड हमें क्लासिक टेक्स्ट में मिलता है वो है नृत्य संरचना। अब कोरियोग्राफर्स आज के समय में भी एग्जिस्ट करते हैं। बहुत से ऐसे परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने पुराने क्लासिकल डांस फॉर्म को नया रूप देने की कोशिश की। तो उसमें मंजूश्री चाकी सरकार का नाम आता है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया है, ये अपने डांस को नव नृत्य कहते हैं। मतलब पुराने क्लासिकल डांस फॉर्म को नए फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश इन्होंने की अपनी बेटी के साथ, अपनी बेटी के साथ, डॉटर रंजावती के साथ। और उसके लिए उनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1994 में। तो अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एड सम इन्फो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट टू योर नोट्स, जो कि आर्ट म्यूजिक के आपने बनाए होंगे। तो यहाँ से म्यूजिक से, डांस से जो भी हमें मिला वो हमने किया। विजुअल आर्ट में बहुत कुछ महत्वपूर्ण ऐसा मुझे नहीं मिला जिसको हमें शामिल करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ ये पर्टिकुलर बुक होती है समाप्त। अब मैं ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, और वहां से भी आप ये सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। आई नो थोड़ा सा लास्ट में बोरिंग लगा हो, बट जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली वो हमने इसमें ऐड की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।